Hello students, today we will study about the energy stored in a capacitor. Okay, as we know that energy is equal to work done. जो एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी जो स्टोर होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है. ओके और जो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है, कोई भी जो स्टोर्ड एनर्जी फॉर्म होती है वो ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी होती है. जब भी हम किसी भी नेचुरल फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क करते हैं तो जो एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. तो यहाँ पे हम कैपेसिटर की बात करें तो हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी दो प्लेट्स हैं. हर एक प्लेट का जो एरिया है ए मीटर स्क्वायर, इसका भी एरिया है ए मीटर स्क्वायर और इनकी जो डिस्टेंस है दैट इज डी मीटर. सो अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देते हैं प्लेट के तो ड्यू टू कंडक्शन इंडक्शन इफेक्ट देयर विल बी अ नेगेटिव चार्ज. पोलराइजेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. ओके सो यहाँ से हम एक वेरी स्मॉल चार्ज डी क्यू लेते हैं. इस डी क्यू चार्ज को हमें डी डिस्टेंस क्रॉस करवा के इस प्लेट पे लेके आना है. ओके सो चार्ज को हमें लेके आना है. इस क्यू प्लेट की वजह से अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो पोटेंशियल इज वी वोल्ट. ओके और चार्ज को, किसी भी चार्ज को हमें लेके आने के लिए जितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल. ओके मान लीजिए हमें डी क्यू चार्ज को लेके आना है और इसके लिए हमने वेरी स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू किया. ओके सो पोटेंशियल विल बी वर्क पर यूनिट चार्ज. ओके ये हमारी डेफिनेशन होती है. पोटेंशियल वर्क पर यूनिट चार्ज होता है और यहाँ पे हमारे स्मॉल वर्क डन हमने किया एक स्मॉल चार्ज डी क्यू को इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने के लिए. ओके सो V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू बाई डी क्यू. सो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू V इंटू में डी क्यू. ओके सो एज वी नो दैट C जो चार्ज कैपेसिटेंस होती है दैट इज चार्ज पर यूनिट चेंज इन पोटेंशियल. सो V इज इक्वल टू Q बाई C. सो हमने लास्ट किया था डी डब्ल्यू इज इक्वल टू V इंटू डी क्यू. हियर डी डब्ल्यू इज स्मॉल वर्क, डी क्यू इज small charge, V is the potential, or from the equation we get potential is equal to Q by C. So here we put V is equal to Q by C. ओके तो हम DQ चार्ज को लेके आ रहे थे, उसके लिए हमने वर्क डन किया DW. अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं DW वर्क को कितने चार्ज के लिए, अगर हमें DQ की जगह पूरा Q चार्ज लेके आना है सो इसके लिए हम इंटीग्रेट करते हैं 0 से Q. ओके सो 0 से Q इसको हम इंटीग्रेट करेंगे एंड इंटीग्रेशन के लिए कैपेसिटेंस है वो कांस्टेंट है 1 by C comes out of integration and remaining Q into dQ और Q into dQ का इंटीग्रेशन होगा Q स्क्वायर बाय 2. लिमिट है 0 से Q. सो एक बार Q को पुट करोगे, एक बार 0 को पुट करेंगे तो हमारे पास जो वर्क डन होएगा 1 by C Q स्क्वायर बाय 2. सो द ओवरऑल energy stored or work done will be W is equal to Q square by 2C. Here Q is the charge, C is the capacitance. So energy stored is given, W is the work done and work done is equal to energy is equal to Q square by 2C. And here we come out with the relation that energy is equal to Q square by 2C. So if we put some other relations, Q is equal to CV here we put Q is equal to CV, then C square V square divided by C. Okay, C square V square divided by C get cancel out, then it will be half CV square. Okay, if we put a relation C is equal to Q by V, then what is there? C at the place of C, Q by V. Okay, then Q and Q get cancel out, then half QV. Okay, energy stored will be half QV. So here we get three formulas for the energy stored for a capacitor, that is C is equal to Q square by 2C. C is equal to energy is equal to half CV square and half Q into में V. So our next topic is capacitance due to the dielectric. Okay, so अभी हमारे पास ये दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट किया. ओके डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या थे, जो डाइपोल्स थे वो पहले रैंडम डायरेक्शन में थे. ओके जैसे ही हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं ये सारे के सारे डाइपोल्स डाइपोल मोमेंट करते हैं, मतलब रोटेशनल इफेक्ट लेके आते हैं. डाइपोल मोमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज अ रोटेशनल इफेक्ट. तो रोटेशनल इफेक्ट आने की वजह से सो एज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डाइपोल मोमेंट क्या होता है,
कि कोई भी डायपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करता है। ओके, सो अभी ये रैंडम डायरेक्शंस में थे सारे डायपोल्स। डायपोल्स क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये डायपोल्स सारे के सारे अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाले नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाले नेगेटिव चार्ज को कैंसिल करेगा। तो हियर व्हाट वी गेट, इस तरफ सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ सारे के सारे नेगेटिव चार्ज। हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से जो हमारी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है, लाइक हमारे पास कोई गिलास स्लैब है, या फिर हमारे पास कोई माइका का स्लैब है, या फिर हमारे पास एयर है, तो उसके सारे मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। तो पोलराइज होने की वजह से वो क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। ये आपस में कैंसिल आउट कर देंगे। इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, इधर हमारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया। पहले से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा था और अब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इनसाइड अगर हम देखें तो एक अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, दैट इज पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अप्लाइड अगर इधर से जा रहा था तो जो दूसरा चार्ज है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी, इस तरफ होगी। ओके, सो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ जा रहा है और अंदर चार्ज बनने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इस साइड चलता है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है दैट विल बी ई, और E इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो E इज इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू, E इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर रहा प्लेट के, दैट विल बी इक्वल टू अप्लाइड माइनस पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अप्लाइड है और ये जो पोलराइजेशन की वजह से बना है। अप्लाइड मीन जो हमने यहां से अप्लाई किया था। ओके, पोलराइज्ड मीन इस पॉजिटिव चार्ज की लेयर और इस नेगेटिव चार्ज की लेयर से इधर को जो बना ईपी। ओके, तो नेट क्या रह गया, इसमें से ये वाला हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बीच में जो हमारा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ओके, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट विल बी एप्सिलॉन नॉट बाय के। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के। हियर द के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Okay, so this is about the effect of dielectric. Okay, now we start with another term that is atomic molecular polarizability. Okay, अब इसमें क्या है कि इस मॉलिक्यूल को पोलराइज होने के लिए हमने कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट इज एटॉमिक मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी। ओके, एंड डाइपोल मोमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज 2 इंटू क्यू इंटू में एल। सो पोलराइजेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पोलराइजेबिलिटी डिपेंड करती है एप्सिलॉन नॉट इज एप्सिलॉन नॉट अल्फा ई नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी, अल्फा इज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी एंड ई नॉट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो हियर वी गेट the overall dimension of this is like a volume. Okay, atomic polarizability has the same dimension of the volume. So at the end what we conclude that what is dielectric constant? The ratio of external electric field to reduce value of electric field is known as electric constant. So ER, or it may be K, it may be ER is relative permittivity. Relative permittivity को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दैट इज इक्वल टू अप्लाइड डिवाइड बाय नेट। ओके, सो इधर से अगर हम रिलेशन निकालें तो नेट क्या होगा, E इज इक्वल टू एप्सिलॉन ई नोट अप्लाइड डिवाइड बाय ये के आपका नीचे आएगा ई नोट बाय के। कितने टाइम रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो दैट इज के टाइम रिड्यूस कर दिया। ओके, और के टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रिड्यूस होता है तो हमारी कंडक्टिविटी और कैपेसिटेंस है वो के टाइम हमारी इंक्रीज कर जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट रहता है, तो दैट इज वेरी सिंपल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से कैपेसिटेंस के टाइम इंक्रीज कर जाती है और यहां पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। जैसे हम यूज कर रहे हैं एक गिलास की स्लैब को, एक गिलास जो होता है, गिलास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के की वैल्यू जो होती है दैट इज 4.5। अगर हम दो प्लेट्स के बीच में एयर की जगह गिलास को रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4.5 है, तो व्हाट गोना टू बी हैपन कि जो कैपेसिटेंस है
सेम कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 4.5 टाइम बढ़ जाएगी। जितना टाइम आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उतने टाइम वो इंक्रीज कर जाएगी।